हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर्स में हम बेंजीन की रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो एसाइलेशन हमने लास्ट ख़त्म किया था और इस लेक्चर में हमें ये देखना है कि कैसे जब हमने जैसे अभी तक हमने जब रिएक्शन पढ़ी थी तो हम बेंजीन को क्या करा रहे थे, सब्स्टिट्यूशन करा रहे थे उसके ऊपर, राइट। तो कभी हमने NO2 लगाया, कभी SO3H लगाया, कभी हैलोजेंस उस पर लगाए, कभी एल्काइल ग्रुप लगाया, कभी एसाइल ग्रुप लगाया। तो ये सारी रिएक्शंस हम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये सारी रिएक्शंस हो गई, यानी मैंने आपको पहले बताया था कि बेंजीन पे जो पहला सब्स्टिट्यूशन होगा, कोई भी ग्रुप लगेगा, ठीक है, उसकी कोई जगह नहीं होती है। किसी भी जगह पर जाके स्पेसिफिक कोई जगह नहीं होगी, कहीं पर भी जाके अटैक करेगा, क्योंकि उसके लिए सारे पॉइंट्स, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, जो भी हाइड्रोजन अवेलेबल है सारे बराबर हैं, ठीक है। अब जैसे ही पहला अटैक हो गया, ठीक है, जो हमने रिएक्शंस भी देखी, पहला मोनो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो जैसे ही पहला अटैक हो गया तब ये जो ग्रुप है ये डिसाइड करेगा कि इनकी क्या पोजीशंस है, ठीक है। तब उसके बाद हम इन पोजीशंस को नाम देते हैं कि ये क्या क्या है। तो पहली चीज़ हम ये देखेंगे इस लेक्चर में कि क्या होता है ऑर्थो ग्रुप, क्या होता है मेटा ग्रुप और क्या होते हैं पैरा ग्रुप्स, ठीक है। तो ये पोजीशंस क्या होती हैं मतलब, और इस ग्रुप का, ठीक है, इस ग्रुप का, ये जो हमारे पास ग्रुप पहले से लगा हुआ है, इस ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ता है इन पोजीशंस के पार्टिसिपेशन में इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब कि अगर कोई ग्रुप यहाँ लगा हुआ है तो वो ऑर्थो डायरेक्टिंग होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा या पैरा डायरेक्टिंग होगा। कहने का मतलब ये है कि अब ये जो हमारी बेंजीन रिंग बनी हुई दिख रही है आपको, इस पे जब एक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया जाएगा, पहला हमने सब्स्टिट्यूशन करा दिया यहाँ पे, ठीक है, तो वो तो कहीं पर भी हो गया था। अब जो नेक्स्ट इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो कहाँ जाकर अटैक करेगा, ठीक है। तो वो कौन डिसाइड करेगा कि वो कहाँ जाके अटैक करेगा, वो ये ग्रुप डिसाइड करेगा कि ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। तो इस लेक्चर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा ग्रुप किस टाइप की सब्स्टिट्यूशन को, ऑर्थो पैरा मेटा, किस टाइप के डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं और किस टाइप के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को वो प्रीफर करेंगे, कौन से ग्रुप, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, ये जनरल रिएक्शन यही है। अच्छा, एक चीज़ ये है, पहले हम आगे बढ़ने से पहले हमें ये रिकॉल कर लेना होगा कि ये हमारा होता है ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन। मतलब पहला जो हमारा सब्स्टिट्यूशन हुआ, ठीक है, उसके जस्ट बगल वाली जो दो ये आपके पोजीशंस हैं, इनको ऑर्थो पोजीशंस कहते हैं। जो इससे सबसे दूरी पर होती है, सबसे ऑपोजिट होती है, उस पोजीशन को पैरा पोजीशन कहते हैं। और मिडल में जो बचता है, ठीक है, मिडल में जो पोजीशन बची इसके और इसके, वो बचती हैं मेटा पोजीशन। एक ये हो गई और एक ये हो गई, राइट। तो ये होते हैं ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशंस। अब इन पे हमें सब्स्टिट्यूशन कराना है और क्या ध्यान में रखना है कि कौन सा यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है और वो ऑर्थो डायरेक्टिंग होगा या फिर पैरा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन देगा, ठीक है। इन दोनों में से किस टाइप का, ऑर्थो डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग या पैरा डायरेक्टिंग, किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन देगा, राइट। अब आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी तैयारियां कर लेते हैं इन रिएक्शंस को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रुप्स को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ग्रुप कुछ एक तरफ हम डिवाइड कर लेते हैं उन ग्रुप्स को जो कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ हम डिवाइड कर लेंगे मेटा डायरेक्टर्स को, राइट। मतलब कहने का ये है कि अगर इस पोजीशन पे इनमें से कोई ग्रुप लगा होगा तो वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर ग्रुप होगा। मतलब कि यहाँ पर अगर ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर ग्रुप लगा है
तो जो हमारा प्रोडक्ट बाद में बनेगा वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे उसका सब्स्टिट्यूशन होगा या पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, मेटा पे नहीं होगा। और इस कैटेगरी का कोई जो ग्रुप हम अभी लिखने जा रहे हैं यहाँ पर, इस कैटेगरी के होंगे कोई ग्रुप्स जो कि यहाँ लगे हुए होंगे, वो क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट बनाएंगे उनमें जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो इस प्लेस पे सब्स्टिट्यूशन हमको दिखाई देगा, ठीक है। अब इस क्यों होगा ऐसा ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसको एक बार डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स और ये हमारे हो गए मेटा डायरेक्टर। मतलब अगर इनमें से कोई भी यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ होगा तो जो प्रोडक्ट आएगा वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा, और इनमें से कोई भी अगर ग्रुप लगा हुआ होगा इस जगह पर पहले सब्स्टिट्यूशन के टाइम पर, तो वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ रिकॉल करने की सलाह देती हूँ कि आपने 12th में पढ़ा होगा मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। मीजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट, ओके। तो अगर आपको वो सारे शब्द आपको अच्छे से पता होंगे कि क्या होता है मीजोमेरिक इफेक्ट, क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, तो आप अच्छे से पता कर पाओगे कि इन जो ग्रुप्स हैं इनका क्या असर पड़ेगा इस बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है। मीजोमेरिक होंगे तो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या इफेक्ट डालेंगे, प्लस एम इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट है तो इंडक्टिव इफेक्ट है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं अपनी तरफ। और आपको अगर याद हो तो आपको याद आएगा कि जो प्लस हमेशा मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है किसी भी सब्स्टिट्यूशन को कराने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको रिकॉल करनी होगी, बिकॉज एक ही लेक्चर में हम पूरा पिछला भी हम सारा 12th के लेवल का भी हम पूरा पढ़ लें, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे कोशिश करिए ऐसे ही समझ में आ जाए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये ग्रुप हो गए हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और मेटा डायरेक्टर्स, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनको जैसे हमने डिवाइड किया है उसी हिसाब से हम देखते हैं आगे बढ़कर कि कौन सी कैटेगरी के जो ग्रुप्स हैं वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स की। तो आपने नाम सुना होगा एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, उसको समझ लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले नाम से ही पता चल रहा है हमें, ठीक है, कि एक्टिवेटिंग ग्रुप्स ऐसे ग्रुप जो कि इस सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को, ये जो हमारी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन थी इस पे कोई ग्रुप लगा हुआ था, तो ऐसे ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप लगा है वो ऐसा ग्रुप लगा हो जो कि इस बेंजीन रिंग को, इस वाली बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा हो फर्दर सब्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है, उन्हें हम कहेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अ सब्स्टिट्यूएंट which activates the aromatic ring for the further substitution is called an activating substituent, ठीक है। और रिंग एक्टिवेटर भी कहलाते हैं ये, ठीक है, रिंग एक्टिवेटर। अब ये रिंग एक्टिवेटर करते क्या हैं, पहली चीज ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू दी रिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को, अभी देखो जर्नल, हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, सारी चीज़ों को जर्नली समझेंगे कॉन्सेप्ट को, उसके बाद एक एक ग्रुप उठा के लगा के भी देख लेंगे, एग्जाम्पल्स देख लेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो उसकी चिंता मत करना, इलेक्ट्रॉन्स हम देख लेंगे कैसे डोनेट हो रहे हैं बाद में एग्जाम्पल से। पहले कंसेप्ट को समझेंगे क्या है, क्या होंगे ये ग्रुप, क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे होंगे रिंग के लिए, ठीक है। तो रिंग को जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग। अब रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यानी इस रिंग के ऊपर
जब रिंग को क्या मिल गए, इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो अब रिंग के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ने का मतलब आप अच्छी तरह से समझ रहे हो क्या है। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो इलेक्ट्रोफाइल अच्छे से अटैक करेगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल को बढ़िया से अटैक करने के लिए जगह मिल जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस रिंग पे और बढ़ चुकी है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती कैसे है, ये ग्रुप क्या कर रहा होगा, या तो मीजोमेरिक इफेक्ट दे रहा होगा या इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए रिंग के ऊपर क्या क्या जरूरी है, प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट जरूरी है, प्लस आई इफेक्ट जरूरी है, हाइपर कंजुगेशन जरूरी है। ठीक है, तो मीजोमेरिक इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि किसी भी ग्रुप के ऊपर जब लोन पेयर होंगे तो वो रिंग को डोनेट कर देगा वो लोन पेयर, और वो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे। ठीक, और प्लस आई इफेक्ट का मतलब यहाँ पर ऐसा ग्रुप लगा होगा, ठीक है, यहाँ ऐसा ग्रुप लगा होगा जो कि क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव उतना नहीं होगा कि वो मीजोमेरिक इफेक्ट से जीत पाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को वो देने देगा। ठीक है, अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करने देगा। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट, अगर कोई माइनस आई ग्रुप लगा हुआ होता तो क्या होता, इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता। तो जब वो अपनी तरफ खींच लेगा तो वो बेंजीन को क्या देगा। ठीक है, तो इस केस में क्या क्या हमारे पास होना चाहिए, मीजोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, जिससे कि रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा सके। ठीक हो गया, ये हो गई पहली बात। अब हमें देखना क्या है, इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं रिंग को, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा पाए किस जगह जाएंगे। देखो रिंग को तो पूरे को मिल गए हैं, पूरी रिंग को इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे चारों तरफ, लेकिन किस जगह पर ज्यादा पाए जाएंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स लग गए, यानी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स लग गए यानी कि इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं बेंजीन रिंग को। ठीक है, डोनेट कर रहा है ये ग्रुप बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन पाए कहाँ जाएंगे, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राइट, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हम कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल NH2 ले लेते हैं, जिनके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास NH2। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बार पहले हम बनाएंगे, उसके बाद बात करेंगे क्या होगा। लोन पेयर क्या होगा, लोन पेयर यहाँ आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ आने की वजह से ये डीलोकलाइज होगा ये इलेक्ट्रॉन, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे। जब ये लोन पेयर यहाँ पर आ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाता है, हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो एक पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गया। अब क्या करोगे, इसे नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे हम। उसमें क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज फिर से क्या होगा, यहाँ से यहाँ जंप करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन ये डबल बॉन्ड यहाँ जंप कर जाएगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में NH2 प्लस ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है, और ये नेगेटिव चार्ज हमारी इस पोजीशन पे, क्योंकि इस पोजीशन को छोड़ देगा वो, क्या होगा, जब बॉन्ड बनने जा रहा होगा तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव में ब्रेक होगा उस समय। ठीक है, ये पॉजिटिव में ब्रेक होगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इस जगह पर। ठीक है, तो इस जगह पर हम बना देंगे, और वापस से ये बॉन्ड दोबारा से फॉर्म हो जाएगा, और एक बॉन्ड क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ बना हुआ है ऐसे का ऐसा। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे, ये ऐसे ही बनेगा। अब क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा ये मूव कर जाएगा आपके
इस पोजीशन पे, ठीक है, लोन पेयर के साथ में। तो ये बन जाएगा आपका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लास्ट में क्या होता है, अपना NH2 वापस अपनी जगह पर, और ये बॉन्ड दोबारा से फॉर्म हो जाता है ऐसे। अब आप देखोगे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनाए हैं, जब ये NH2 है, यानी एनालीन लगा हो, एनालीन बोलते हैं इसको, तो NH2 जब इसमें लगा हुआ है, तो जब ये नॉर्मल स्टेट में रहता है तो इसके अंदर ऐसी उथल पुथल मची रहती है, ठीक है। ऐसा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से इसको दिखाया जा सकता है। एनालीन को अगर आप ऐसे बना के भी दिखाते हो ना, पूरा पूरा ऐसे बना के दिखाते हो, तो कोई गलत नहीं कह सकता, क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ आपने एनालीन बनाया है। कैसे इसमें बॉन्ड की शिफ्टिंग होती रहती है। तो एनालीन, तो NH2 की प्रेजेंस की वजह से इस जो आपकी बेंजीन रिंग है, इसमें क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको कहाँ कहाँ ज़्यादा दिखाई दे रही है, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो पूरी रिंग में बढ़ रही है, लेकिन कहाँ कहाँ ज़्यादा दिखाई दे रही है, इस पोजीशन पे, ठीक है, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे। और ये पोजीशंस कौन कौन सी हैं, ये हमारी है ऑर्थो, ये हमारी हो गई पैरा, और ये हमारी हो गई ऑर्थो। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, मतलब कि अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं तो वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होंगे। अब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं फ्लैशबैक में, हमने यहाँ लिखा था ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स, यानी कि ये सारे के सारे जो होते हैं वो क्या होते होंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते होंगे, ठीक है। इनकी प्रेजेंस में जब ये लगे हुए होंगे तो जो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन की होगी अगली, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगी। लेकिन 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 आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इसको हम अभी यहाँ पर ये जो है ना, ये केस, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसको हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्यों एक्सेप्शन है। होते ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं, लेकिन इनके काम जो होते हैं वो एक्टिवेटिंग ग्रुप जैसे नहीं होते हैं, इनके काम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स जैसे होते हैं, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी इनका जो एक कहना चाहिए कि आदत होती है, वो ऑर्थो पैरा जैसी ही रह जाती है, इसलिए ये ऑर्थो पैरा पे ही जाके लगते हैं, लेकिन उसको हम लास्ट में देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, अब हम जो हमने एक्टिवेटिंग ग्रुप पढ़ा था उसका हम उल्टा कर लेंगे, इसके सारे करेक्टर्स जो होते हैं वो उल्टे होते हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये, तो क्या कर रहा होगा, जो भी यहाँ पर ग्रुप लगा होगा, पहली बार सब्स्टिट्यूशन में जो ग्रुप मिला इस बेंजीन को, वो उसे ऐसा ग्रुप मिल गया, जो पहला साथी मिला इसे वो ऐसा मिल गया कि वो दूसरे साथियों को ऐड होने ही नहीं दे रहा है, ऐसे समझो इसको। पहले एक्टिवेटिंग ग्रुप्स थे वो कोई ऐसा साथी जो कि और दोस्तों को जुड़ने में मदद कर रहा था, उसने और सारा एरिया छोड़ा अपने अपने बेंजीन साथी के लिए। लेकिन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एक ऐसा ग्रुप मिल गया बेंजीन को जिसने उसकी रिएक्टिविटी को कम कर दिया, ठीक है। तो रिएक्टिविटी कम कर दिया, यानी जगह ही नहीं बचाई उसके लिए कि वो और दोस्त बना सके और सब्स्टिट्यूशन अपने ऊपर करा सके। तो लेकिन बेंजीन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ऑलरेडी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो ये जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ये बिल्कुल नहीं चाहता कि अपने ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट और आने दे, लेकिन बेंजीन की आदत दोस्त बनाने की है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन है जिसे वो शेयर कर सकता है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से, तो वो और सब्स्टिट्यूशन तो कराएगा ही, भले ही कोई इसके ऊपर संगत का उतना असर पड़ नहीं पाता है, बिकॉज वो ऑलरेडी सुलझा हुआ है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो उसे पता है कि मुझे डोनेट करना है।
ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल आके तो अटैच होगा ही होगा, लेकिन अब ठीक है, असर तो थोड़ा बहुत पड़ेगा ही संगत का। तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करता है, इसे भी बेंजीन क्या करता है, ये उल्टा क्या करता है, उल्टा ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, विड्रॉ कर लेता है रिंग से। ठीक है, रिंग से उल्टा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेता है। अब परिणाम स्वरूप होता क्या है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। ठीक है, कम हो जाती है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो क्या होता है, अच्छा ये होता किस वजह से, अब ये ग्रुप किस तरीके के होंगे फिर, डेफिनेटली इनके पास माइनस एम इफेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट होगा, हाइपर कंजुगेशन कम होगा, इस टाइप के ये ग्रुप्स होंगे। ठीक है, तो अब ये ग्रुप क्या करते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम फिर से एग्जाम्पल से ही समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, अभी मैं बताती हूँ कैसे ये मेटा डायरेक्टिंग बनेंगे, पहले ये समझ लो। N डबल बॉन्ड O, ए कंजुगेट बॉन्ड से NO3 लगा हुआ है, ये NO3 को ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब होगा क्या, क्या आदत हुई इस NO3 की, क्या हुआ, ये माइनस एम इफेक्ट देता है NO3, तो क्या करेगा ये, स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, क्यों खींचेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन दिख रहा है ना, माइनस आई इफेक्ट दे रहा है ये ऑक्सीजन क्या देगा, माइनस आई इफेक्ट देगा। तो क्या करेगा, पहले तो ये खींचना शुरू करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, उसके बाद जब ये अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर नाइट्रोजन को भी जरूरत पड़ जाएगी अपने को बैलेंस करने की। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा, देखो अब यहाँ पर क्या आ रहा है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए ना इस पोजीशन से, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये ऑक्सीजन ऐसा है। ठीक है, तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिख रहा होगा आपको। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेती हूँ मैं पहले। तो क्या हो गया, यहाँ पहले पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब क्या हुआ, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड जो हुआ है, हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो शिफ्ट हुए। शिफ्ट होने के बाद इन्होंने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज जो हमारा था वो यहाँ मूव हो गया, यहाँ हमारा डबल बॉन्ड आ गया, पॉजिटिव चार्ज मूव हो गया, ये पुराना वाला ऐसा ही था। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में हुआ ये कि ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन था ये ब्रेक हुआ, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसको यहाँ से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक, तो ये बन जाता है हमारा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया और दो बॉन्ड यहाँ दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट में क्या होगा, ये NO3 वापस से अपनी पोजीशन में आ जाएगा, डबल बॉन्ड ये जो है इसका फिर से इलेक्ट्रॉन रीशिफ्ट होके NO3 बन गया और यहाँ पर बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये जो क्रम है, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये बनते रहते हैं। अब आप देखोगे, ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले जब हमने एक्टिवेटिंग ग्रुप लगाया था तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन रहा था, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ी हुई थी इस पोजीशन पे। ठीक है, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई थी। लेकिन अभी क्या है, यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। ठीक है, तो ये तो वैसे ही बेचारा उसमें चला गया, खतरे में आ गया ये कार्बन। ठीक है, तो यहाँ से तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स गायब हैं, इस पोजीशन से, इस पोजीशन से और इस पोजीशन से, यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस तो अब यहाँ बची नहीं है। ठीक हो गया, तो अगर हम बात करें ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस की, तो यहाँ पर ऑर्थो पैरा पोजीशंस बची ही नहीं है, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बहुत ही कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। ठीक है, ये बॉन्ड की शिफ्टिंग की वजह से इसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए NO3 ने, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ऑलरेडी कमी आ गई। तो जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाकर देखा तो हमने देखा कि इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी आई, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आई और इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आई, और ये तीनों जगहें क्या थी हमारी, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो।
ठीक है, तो अब ये तीनों जगहें ऑर्थो और पैरा वाली थी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे खत्म हो चुकी है। ठीक है, इसका मतलब जो बचता है, क्या बचता है, मेटा पोजीशंस। ठीक है, कंपैरेटिवली इस ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इन पे इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं हम जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग। ओके, तो किस किस की वजह से हो रहा है, -I की वजह से जो मीजोमेरिक इफेक्ट पड़ रहे हैं, वो मीजोमेरिक इफेक्ट कैसा मीजोमेरिक इफेक्ट हो रहा है NO2 की वजह से कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले रहा है, रिंग से विड्रॉ कर ले रहा है। तो ये होते हैं आपके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स की आप चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हो, और सब्स्टिट्यूएंट्स which deactivates the aromatic ring for the further substitution is called deactivated substituent or ring deactivator। ठीक है, तो ये आपके थे डीएक्टिवेटिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो अब ये एग्जाम्पल एक हमारे पास अगर हमसे पूछा जाता है कि ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है। ठीक है, अब क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन अगर रिएक्ट करेगा क्लोरीन और FeCl3, अब याद करो ये कौन सी रिएक्शन थी, हैलोजिनेशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे ऐसे क्वेश्चन में कि हमारा जो ग्रुप लगा है वो कैसा है, NO2। NO2 अभी हमने किस ग्रुप में पढ़ा था, क्या है वो, डीएक्टिवेटिंग नेचर। ठीक है, डीएक्टिवेटिंग नेचर का है, तो यानी जो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उस पर ये जो पहली बात तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा इसका, Cl+ बनेगा इसमें इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराना है हमें, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, पहली चीज NO2 लगा है तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब डीएक्टिवेटिंग क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग, तो मेटा पोजीशन ये हो गई, तो Cl आके यहाँ पर अटैक कर जाएगा। राइट, तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक एग्जाम्पल ये हमारे पास जिसमें लगा है हमारा NH2। ठीक है, NH2 अभी याद आ रहा होगा हमने किस में पढ़ा है, NH2 क्या था हमारा, एक्टिवेटिंग ग्रुप था। ठीक है, इसको डीएक्टिवेटिंग लिख लो, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप था। अब रिएक्शन हमें किससे करानी है, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल इस केस में बन रहा है, पहली चीज तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बन रहा है इस केस में, CH3+। याद करो एल्काइलेशन। ठीक है, आ गया होगा याद, तो एल्काइलेशन में ये बनता है। अब हमारे पास क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप में पहले तो लगेगा कहां पर, ऑर्थो पोजीशन पे, और दूसरा इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा ऑर्थो पोजीशन वाला ग्रुप प्रोडक्ट और एक बनेगा हमारा पैरा पोजीशन। ये मिक्सचर बनता है, ऑर्थो का कुछ परसेंटेज बनता है, पैरा का कुछ परसेंटेज बनता है। दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन कि हमने कैसा रिएक्टेंट्स लिए हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा, वो अलग थोड़ा सा चैप्टर हो जाता है, उसके बारे में भी अगर आएगा हमारा तो हम डेफिनेटली पढ़ेंगे सिलेबस में। ठीक है, फिलहाल हम इतना ही पढ़ते हैं। तो ये हमारे दो एग्जाम्पल्स हो गए, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस ही परफेक्ट बना सकती है। तो जितने आपको एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है उन्हें आप लगा लगा के देखो, कहीं एग्जाम्पल्स मिलते हैं तो कर करके देखो, इसी से आप ये इसको समझ सकते हो। तो बिना देर किए हम नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, हमारा जो एक्सेप्शंस, हम हैलोजन की बात कर रहे हैं। अब देखो होता क्या है, एक्सेप्शन हमने हैलोजन को क्यों कहा, क्या है, यहाँ एक हैलोजन लगा ही लेते हैं। ये जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्लोरीन लग गया। ठीक है, अब क्लोरीन क्या है, क्लोरीन के पास है लोन पेयर। ठीक हो गया, तो क्लोरीन क्या कर रहा है, -I इफेक्ट देता है, बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा। राइट, -I इफेक्ट दे रहा है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, इसके पास क्या है, यहाँ पर लोन पेयर भी दिखाई दे रहे हैं। अब क्या होगा,
लोन पेयर क्या करना चाहेगा, ये लोन पेयर को डोनेट करना चाहेगा। दोनों ही काम करना चाह रहा है एक दूसरे, मतलब ये लगा लीजिए यहाँ पर मीजोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट की क्या हो गई, लड़ाई हो गई है। ठीक है, तो लड़ाई हो गई है। अब इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जानी चाहिए, और उस हिसाब से तो ये क्या होना चाहिए, अगर ग्रुप की बात करें, एज अ ग्रुप की बात करें, तो ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग इन नेचर है। यानी जितने भी हैलोजेंस होते हैं, जितने भी हैलोजेंस होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग नेचर होते हैं। लेकिन क्योंकि उनका नेचर ऐसा होता है कि उनके पास लोन पेयर भी है, इसलिए इस लड़ाई में क्या होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट जीत जाता है और अल्टीमेटली इन्हें क्या बना देता है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हैलोजेंस क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ से कि CH3Cl लगा है, एनहाइड्रस ये वाला ले लेते हैं, AlCl3, एल्काइलेशन ही करा देते हैं, तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे क्या करें, अब ये तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, अब डीएक्टिवेटिंग के हिसाब से तो इसमें मेटा पोजीशन पे CH3 लगना चाहिए था। पहले तो यही देख लो, CH3 प्लस बनेगा ना इलेक्ट्रोफाइल, इसका CH3 प्लस हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, तो ये कहोगे कि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन क्या होता है, कौन जीत जाता है, ये जो क्लोरीन होता है ये अपने लोन पेयर देने में कामयाब हो जाता है। देखो बहुत कामयाब तो नहीं हो पाता, ठीक है, जैसे कि हमारा NH2 कामयाब हो गया था अपने एटम्स को क्लोरीन को देने में, उस हिसाब से तो ये उतना कामयाब नहीं हो पाता, लेकिन कुछ हद तक कामयाब हो जाता है अपने लोन पेयर को ये डोनेट करने में। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत रिएक्टिव तो नहीं कहेंगे हम इसे। तो जितने भी हेलोबेंजीन्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पर भी हैलोजन ग्रुप्स लगे होते हैं बेंजीन के ऊपर, तो वो अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करेंगे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में ये बहुत पीछे आएंगे, क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग भी हैं ग्रुप्स, ठीक है, और उतने रिएक्टिव इसलिए ये नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब इन्हें रिएक्शन करना ही है तो इनके पास क्या चारा बचता है कि अब रिएक्शन करनी है, तो ये कुछ लोन पेयर डोनेट कर ही देते हैं रिंग के ऊपर। तो कुछ रिंग पे ऊपर लोन पेयर डोनेट करने की वजह से फाइनली ये क्या बनाते हैं, फाइनली ये बनाते हैं ऑर्थो डायरेक्टिंग प्लस CH3 पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट जो है ये बनेगा। ठीक है, ऑल्दो हैलोजेंस आप लिख सकते हो उसको, ऑल्दो हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग इन नेचर बट सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है आपकी फर्स्ट यूनिट का। तो अगले चैप्टर्स में हम पर्टिकुलर कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके यूजेस एंड स्ट्रक्चर्स के बारे में, जैसे DDT एंड ऑल। ठीक है, तो आपके लिए बी फार्म लेवल पे तो आई होप इतना सफिशिएंट होगा आपके लिए कि इन एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को आप मद्देनज़र रख के इसको डिवाइड कर लो ऑर्थो, मेटा और पैरा डायरेक्टिंग में, और उसको रिएक्शन कोई आती है तो आप करके बता दो। ठीक है, अब अगर जैसे आपने जो पढ़ी हुई हैं रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल एक बार आपको दिखा देती हूँ, आपने जो रिएक्शंस पढ़ रखी हैं, जैसे NO2 की रिएक्शन पढ़ रखी है नाइट्रेशन की, ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि कहीं पर अगर NO2 लगा है बेंजीन के ऊपर तो जो फर्दर सब्स्टिट्यूशन होगा वो मेटा डायरेक्टिंग होगा, राइट। SO3 सल्फोनेशन भी पढ़ चुके हो आप इसी सीरीज में, है ना। ठीक है, और क्या पढ़ चुके हो, हैलोजेंस पढ़ चुके हो इसी सीरीज में। तो लेकिन आपको पता है हैलोजन को हमें एक्सेप्शन में रखना है, ऑल्दो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं लेकिन ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, और आपने क्या पढ़ा है इसी सीरीज में, एल्काइलेशन पढ़ा है। एल्काइलेशन आपका ऑर्थोपैरा में ही आ जाता है, राइट। और क्या पढ़ा था आपने, एसाइल ग्रुप पढ़े थे। ठीक है,
तो एसाइल ग्रुप ये हो गया COR, यानी COCH3 कह देंगे इसको, ठीक है, ये भी पढ़ा था आपने। तो ये किस कैटेगरी में आ गया आपका, मेटा डायरेक्टिंग हो गया। तो जो जो आपने ये कंपाउंड्स पढ़ रखे थे वो सारे आप इससे एग्जांपल्स निकाल सकते हो, ठीक हो गया। ओके, अब देखो एक चीज़ शायद आपसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन मैं बता देती हूँ कि इसको हम ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टर्स के साथ साथ वीक ऑर्थो वीक मेटा वीक पैरा में भी डिवाइड करते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, एक्टिवेटिंग ग्रुप के नीचे रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख देती हूँ एक, ठीक है, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ लिख देती हूँ, राइट। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप के केस में ये हो गया और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स के केस में ये हो गया। इनमें से अगर आपका कहीं भी कुछ मिस हो रहा होगा कोई भी ग्रुप तो आप फिट कर लेना उसको अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट के बेसिस पे, राइट। तो आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।